हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईएमई स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। 10th क्लास की आज से मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर पे ले जाके छोड़ेंगे। किसी को चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथमेटिक्स इतने गजब तरीके से पढ़ाई जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी 9th क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ के आया है, क्योंकि बेटा जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर रियल नंबर है। और रियल नंबर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पीछे वाली क्लास में भी दे दी गई थी, क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है कि ये 8th 7th 8th 9th 10th 11th मतलब कहने का मतलब हर क्लास में पढ़ना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका हर क्लास में पढ़ना पड़ता है। अगर कोई विद्यार्थी 9th क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ के आया है और यहाँ पे इस क्लास में ध्यान से पढ़ लेता है तो भी उसका काम हो जाएगा, क्योंकि 9th क्लास में जो भी चीज़ मेरे को लगती है कि 10th क्लास में इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे दोबारा से बताऊँगा आपको। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है और सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। केवल अपने नोटबुक अपना पेन साथ में रखना है। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूला जो भी होता है उसको ध्यान से समझेंगे, जो भी थ्योरम होती है मैथमेटिक्स की उस थ्योरम को ध्यान से समझेंगे। सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद में अगर आपको टाइम मिले तो दोबारा से वीडियो को देख के एक बार प्रॉपर अपने नोट्स बना लेने, और क्लास से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। सब कुछ यहीं से काम हो जाएगा, केवल दिल खोल के पढ़ना है। आज से मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब धुआं गाड़ देंगे बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में होती है। रियल नंबर क्या होते हैं? जो वास्तव में संख्याएं होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी भूमिका तैयार कर देता हूँ, नंबर्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मिश्रित संख्याएं होती हैं, आपके पास एक ढेर पड़ा हुआ है बेटा संख्याओं का, उसमें सारे नंबर आपको पता ही नहीं है कौन कौन से नंबर है क्या नहीं है। पूरी दुनिया के नंबर उस ढेर में पड़ी हुई है। तो अगर उस ढेर का मैं क्लासिफिकेशन करूंगा सबसे पहले, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे वाली स्लाइड में बता देता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले इस संसार में जितनी भी संख्याएं बनाई गई है उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। और ये बैच बाइलिंगुअल होने वाला है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंग्रेजी के शब्द सुनने हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस में अंग्रेजी में पढ़ना ठीक रहता है। वैसे कोई बाध्यता नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही पढ़ो, लेकिन जितना हो सकता है उतनी में हिंदी भी करवाता हुआ चलूंगा, तो आपको नो टेंशन रहना है। ठीक है, बाइलिंगुअल रहने वाला है अपना बैच, बिल्कुल 0 to हीरो लेके जाऊंगा इसको, कुछ भी नहीं छूटेगा। जिसको गिनती भी नहीं आती है, टेबल नहीं आती है, वो विद्यार्थी भी यहाँ से मैथ सीख जाएगा, गारंटी है अपनी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं, ये होती है वास्तविक संख्याएं, और ये होगी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं कल्पनाओं में होती है बेटा, वास्तव में रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन फिर भी काल्पनिक संख्याओं को डिनोट कर दिया जाता है आइटा के द्वारा। हालांकि 11th क्लास में आपको दोबारा से आइटा के इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेता है तो वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब होता है रूट के अंदर -1। ठीक है,
माइनस में एक, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास में माइनस का एक, माइनस एक। यहाँ पे केवल आपको इतना ही रिजल्ट ध्यान रखना है कि आयोटा का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, माइनस एक। ये काल्पनिक संख्या यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हालांकि पढ़ाने के लिए बहुत है काल्पनिक संख्याओं में भी, लेकिन यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। हमारे को बात करनी है रियल नंबर्स पे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही किस पे आधारित है, रियल नंबर्स पे, ठीक है। इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अब वास्तविक संख्याएं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आयोटा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि रूट के अंदर -1, अगर स्क्वायर करेंगे आयोटा का तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक बाहर आ जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का एक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए हमारे को कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं नंबर लाइन को, नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये नंबर लाइन है, इसका ना तो ओरिजिन होता है और ना ही एंड होता है, ठीक है। जैसे ये -1, -2, -3, -4 और -5। इधर -1, सॉरी प्लस का होगा इधर, ठीक है। प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पता ही नहीं है कहाँ से नंबर शुरू हो रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं। ये जो एरो जैसे चिन्ह लगे हुए हैं ना बेटा, ऐसे चिन्ह, इसका मतलब होता है इसका अंत नहीं है, ठीक है। ये रेखाएं नंबर लाइन है और ये पता नहीं कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। इस रेखा पे जिन नंबरों को दर्शाया जाता है, जो नंबर इस रेखा पे होते हैं वही वास्तविक संख्याएं होती है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, परिभाषा। परिभाषा, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे हम कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर स्थित संख्याओं को वास्तविक, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो भी इस संख्या रेखा पे हमारी रेखाएं स्थित है उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि चैप्टर ही, फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही रियल नंबर है। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बेटा ये 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, इनको इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इंटीजर। 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर किसी ने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, सीधा 10th क्लास पढ़ रहा है, 9th क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ के आया है तो ध्यान से सुनेगा। कोई भी विद्यार्थी हो ध्यान से सुनेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ये जो नंबर है इनको क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। तो अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम, वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कितने भागों में बांटा गया है इसको, ठीक है। तो आगे नई स्लाइड ले रहा हूं, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से हुआ, दो प्रकार से, ठीक है। इंटीजर,
पूर्णांक, पूर्णांक और दशमलव, डेसिमल। दशमलव, इंटीजर में और दशमलव में, दोनों में इनको बांट दिया, ठीक है। और रियल नंबर, ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक को भी आगे चल के 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो जीरो हो गया, एक नेचुरल नंबर हो गया जिनको एन के द्वारा दर्शाया जाता है, और एक वोल नंबर जिनको डब्ल्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। जीरो, नेचुरल और वोल, इसमें हमारे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जो प्रकृति के द्वारा हमारे को प्राप्त हुए हैं, और इसमें जीरो को शामिल कर लेंगे, जीरो को शामिल कर लेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, वोल नंबर हो जाते हैं बेटा। और जीरो एक न्यूट्रल है, जीरो क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ये थोड़ी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो रियल नंबर, इंटीजर और डेसिमल्स। डेसिमल्स भी 2-3 प्रकार के होते हैं, हालांकि आपको इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लेकिन अब रियल नंबर में हमारे को 2 टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे रियल नंबर के बारे में। मैंने आपको बता दिया है रियल नंबर क्या होते हैं। रियल वास्तविक संख्याएं वो होती है जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करती है, उन संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर का क्लासिफिकेशन इंटीजर और डेसिमल में किया गया है। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इनमें इनमें भी 2 प्रकार होते हैं बेटा, एक तो रिकरिंग डेसिमल, एक नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। चलो शांत, थोड़ी जानकारी दे रहा हूं मोटा माटी, ठीक है, ध्यान से समझना। शांत और अशांत, इसमें कितनी होती है, 2 होती है, शांत और अशांत। शांत को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, शांत को क्या लिख सकते हैं, परिमेय, परिमेय संख्या, और इनको अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। इनको क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। आगे की स्लाइड ले रहा हूं। अब इसमें सबसे पहले आप डालोगे हेडिंग परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्या होते हैं रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसको p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, जिनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, और 0 हो गई तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो फिर अनडिफाइन हो जाता है बेटा। तो जैसे किसी के, ये भी लिखना है आपको, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है, जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ में हमेशा 1 होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ में 1 होता है। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 2, तो 2 को मैं 2 गुणा 1 लिख सकता हूं, गुणे में भी होता है, ये भी 2 ही होता है। जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 के बटे में भी 1 लिख सकता हूं, इसका मतलब भी क्या होता है, 5 होता है। कुल मिला के p बटा क्यू की फॉर्म में जो संख्या हो गई वो क्या होगी, अपनी रेशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर,
इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जिनको p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको p बटा, जिनको क्यों के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। जिनको p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोला जाता है? उनको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे √2, √3, √2, √3। √2, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि इनके जो इनको बाहर निकालते हैं तो इनके डेसिमल नॉन रिकरिंग होते हैं बेटा, अशांत होते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो इनको अपरिमेय संख्या माना जाता है। और जो p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इनके उदाहरण लिख लेंगे हम। 5, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। 3, 1/2, 1/8, एक कुछ भी लिख लो, 5/8, ऐसे ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले नंबर्स ढेरों में पड़े हुए थे, उनका क्लासिफिकेशन किया तो रियल नंबर आ गए अपने पास और एक इमेजिनरी नंबर आ गई। इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी नंबर को किससे लिखा जाता है? आयोटा से लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है रूट अंडर -1, रूट के अंदर में -1। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर बराबर हो जाता है -1। और एक तरफ आया था अपना रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जिनको हम नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं दिखा सकते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। बेटा नंबर लाइन पे दो संख्याओं के बीच में अरबों खरबों मिलियंस संख्याएं हो सकती है। ये सोचने की गलती मत करना कि 1 और 2 के बीच में कुछ भी संख्याएं नहीं है, उनके बीच में अरबों खरबों परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, खैर एडवांस लेवल की बात थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से कर दिया हमने। कितने प्रकार से किया? 2 प्रकार से। एक तो हो गए इंटीजर और एक हो गए अपने डेसिमल्स। इंटीजर का क्लासिफिकेशन आगे चल के 0, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में कर दिया, और डेसिमल का भी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग मतलब शांत और अशांत में कर दिया। वहीं से अपने ये नंबर निकल के हैं रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या होते हैं? जिनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल क्या होते हैं? जिनको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इन पे स्टार बना रहा हूँ, जो अपने चैप्टर से संबंधित है उनको नोट डाउन करना है। वो पीछे तो आपके लिए एक बेसिक जानकारी थी नंबर्स की। असली चैप्टर तो हमारा यहाँ से शुरू होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इनको नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन कर लेना है, या वीडियो को पॉज करके भी इनको नोट डाउन करना है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे गणित की आधारभूत परिमेय। गणित की आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की आधारभूत परिमेय क्या होती है, ध्यान से समझना है। वैसे तो यूक्लिड ने बताया था इसके बारे में, ठीक है, लेकिन यूक्लिड को नहीं माना जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, उसको
इसका ओरिजिन कर्ता माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। और 2 स्टार बना देता हूं। 2 स्टार का मतलब याद ही रखना है क्या है डेफिनेशन। यहां पे नीचे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणज ब्रैकेट में कर लो गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन क्रम अनिवार्य नहीं है, ठीक है, किसी भी क्रम में हो सकता है। आपको तो केवल इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है, इतनी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या ले लो, आप उसको तोड़ के अभाज्य संख्याओं के गुणज या गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हो। यही गणित की आधारभूत परिमेय है बेटा। अब कोई विद्यार्थी को समस्या होगी कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो वो भी मैं बता देता हूं। संख्याएं भाज्य संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वो कौन से हैं? एक होते हैं एक व स्वयं। या तो अभाज्य संख्याएं वो हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है, एक तो सभी का गुणनखंड होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है जिसके साथ में कुछ नहीं होता है उसके साथ में हमेशा एक होता है। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होगा और एक क्या होगा, एक स्वयं होगी, तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण लेता हूं, ठीक है, दोनों के उदाहरण ले रहा हूं यहाँ पे। बेटा कुछ भी नहीं छूटेगा, ध्यान से पढ़ना है, नंबर पूरे लेके आने हैं। क्या पता छोटा क्वेश्चन इन संख्याओं से पूछ ले, हालांकि 9th क्लास में पढ़ाया होगा आपको, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 9th क्लास भी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। अगर किसी को 9th क्लास पढ़ना है, किसी भी अपने भाई बहन अपने दोस्त को, तो बोलना है, वीडियो को शेयर करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बोलना है कि राजेंद्र जी सर ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है, इनसे बेटर को ही नहीं पढ़ा सकता। जल्दी से जुड़ो और उनकी क्लास को देखो, ठीक है, और अपनी मैथमेटिक्स मजबूत करो। उदाहरण, पहले भाज्य संख्याओं के उदाहरण दे रहा हूं मैं, भाज्य, ठीक है, जैसे 4 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10th क्लास में ही बता रहा हूं मैं। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या
सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्यों? 4 के गुणनखंड करो आप, 2 2 2 1, ठीक है। तो 4 के गुणनखंड कितने हो गए? 4 के 2 गुना 1 गुना और 1 खुद 4 का 4 में भाग जाता है, ठीक है। 2 का भाग जाएगा, ठीक है, 1 का भाग जाएगा और खुद 4 का भाग जाएगा। ये 3 गुणनखंड है बेटा, 3 संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें, 2 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, खुद का जा रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। उदाहरण देख रहा हूं मैं, अभी उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे 9 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 3 का जाता है और खुद 9 का जाता है, 1 का, 3 का, 9 का। ऐसे ही 15 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है और खुद 15 का जाता है, ठीक है। ये सब क्या है? भाज्य संख्या हैं। इसी प्रकार 16 ले सकते हो, 16, तो 16 में भी देखो 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है और खुद 16 का जाता है और 1 का जाता है। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, इसका मतलब 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है इनमें, इसीलिए कैसी संख्या हैं? भाज्य संख्या हैं। एनी प्रॉब्लम? तो इसको मिटा रहा हूं मैं, ऊपर ये जरूर लिखना है आपको, ठीक है, और बाकी की मिटा रहा हूं मैं। ये तो गुणनखंड करके मैंने बताए हैं आपको। तो यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हो 4, उदाहरण 4, 9, 10, 12, ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये भाज्य संख्याएं क्लियर है सभी को? अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पे। अभाज्य, अभाज्य, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है बेटा। 2 में या तो खुद 2 का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और स्टार बनाना है, इसका मतलब स्टार ही बनाना है, यहीं से सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे पहले बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन देख लिया था। वास्तविक संख्याओं के बाद में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। जिनको p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या जिनको p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मेरे को ये भाज्य और अभाज्य पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गणित की आधारभूत परिमेय पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो अगर आपको पता ही नहीं है भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो बेटा फिर कुछ ही नहीं होने वाला, ठीक है। पढ़ाई कर लो, कैमरे में से फेंक के मारूंगा पेन की, जितनी भी अकड़ है पूरी अकड़ निकाल दूंगा। पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत? या वीडियो को पॉज करके देखना है। भाज्य संख्या जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन लेवल पे, 10th क्लास में ध्यान से पढ़ के जाते तो वहां पे सही हो जाता है। जिन्होंने गलती की थी, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो 1 होगा या स्वयं, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? इनके उदाहरण दिए मैंने आपको, यहां तक आपको क्लियर है सभी को?
कोई समस्या? ये 10th क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। आज थोड़ा बेसिक बताया मैंने, क्योंकि मैंने थंबनेल में लगा रखा है बेटा विथ नंबर्स क्लासिफिकेशन। बताऊंगा आपको नंबर क्लासिफिकेशन भी, कि किस प्रकार से नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, और बता भी रहा हूँ। ठीक है। और आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। हो सकता है गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं, क्योंकि इसका नाम 3 महान गणितज्ञों के साथ लिया जाता है। एक तो आर्किमिडीज, एक न्यूटन और एक कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन तीनों को साथ में महान गणितज्ञों में नाम आता है बेटा तीनों का। इसमें कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, उन्होंने ही बताई थी ये जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स कार्ल फ्रेडरिक गॉस को इसका श्रेय जाता है। वैसे तो यूक्लिड के लिए बोला जाता है, लेकिन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताई थी, जिसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये आपको गणित की आधारभूत परिमेय याद है तो बेटा 1.1 आपकी क्लियर है। कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, पूरे क्वेश्चंस उड़ा दोगे आप। ठीक है। इसका उदाहरण देता हूं आपको, जैसे उदाहरण कर लेते हैं इसका। उदाहरण करेंगे, जैसे एनी नंबर, आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है वो मेरे को बता दो। जैसे 39 ले रहा हूं मैं, 39। ठीक है, भाज्य संख्या है, पता है आपको, पता होना चाहिए। ये भाज्य संख्या है, 13 का भाग जाता है इसमें, और 1 का भी जाता है, और खुद का भी जाता है, और 3 का भी जाता है। ये ध्यान में रहना चाहिए, ये भाज्य संख्या है। तो इसको तोड़ूंगा मैं, 39। सबसे पहले 3 का भाग लगाऊंगा इसमें। किसका भाग लगाऊंगा? 3 का। तो 13 आ जाएगा। अब 13 में किसी का भाग नहीं जाता है, भाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग जाएगा। तो इसको मैंने 3 गुना 13 के रूप में तोड़ दिया, और ये दोनों क्या है? अभाज्य है, अभाज्य। तो यही तो अपनी मैथमेटिक्स की फंडामेंटल थ्योरम कह रही है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ सकते हो। ऐसे ही 200 ले लो आप, 200। ठीक है, 200 लिया मैंने। 200 में 2 का भाग लगाएंगे 100 आएगा, फिर 2 का लगाएंगे 50 आएगा, फिर 2 का लगाएंगे तो हमारा 25 आएगा, फिर 5 का लगाएंगे, फिर 5 का लगाएंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 का लगाएंगे तो 1 आएगा। आगे नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बेटा ये अभाज्य संख्याओं के रूप में टूट गई है। कैसे? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, इसमें टूट गई है, बराबर 200 होता है। तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया हमने। यही कह रही है अपनी गणित की फंडामेंटल थ्योरम, और कुछ नहीं करना है। कोई दिक्कत? तो 1.1 की प्रैक्टिस करोगे आप घर पे। हालांकि कल से उदाहरण सहित 1.1 आगे वाले वीडियो में खत्म करवा दूंगा मैं। आज यहीं पे वीडियो को पॉज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी मैंने केवल मैथमेटिक्स का नंबर्स का क्लासिफिकेशन बताया है, जो आपके चैप्टर से संबंधित था। वैसे पढ़ाने को बहुत होता है नंबर सिस्टम में, कम से कम 30-40 घंटे खपत हो जाते हैं बेटा, 30-40 से ज़्यादा ही लगते हैं अगर कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हो तो आप। लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में देखना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखना है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, रिवाइज करवाना जरूरी होता है। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले तो परिभाषा याद होनी चाहिए कि जो संख्या रेखा पे संख्याएं होती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? ये संख्या रेखा मैंने दिखाई आपको, कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म होती है कोई पता नहीं है। ये नेचुरल नंबर है, और 0 को शामिल कर लिया जाता है तो होल नंबर है, कोई दिक्कत? और इसको भी शामिल कर लेता हूं तो इंटीजर हो जाता है। अब रियल नंबर का 2 भाग कर दिया मैंने, डेसिमल और इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का भी 3 भाग हो गया। ये अपनी नेचुरल हो गए, ये वोल हो गए, और ये न्यूट्रल हो गया 0। ठीक है, और माइनस भी शामिल कर लेंगे तो पूर्णांक हो गए बेटा, माइनस को भी शामिल कर लेंगे तो पूर्णांक हो गए। कोई दिक्कत? अब दशमलव, एक तो शांत होते हैं एक अशांत होते हैं, इन्हें परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है, इन्हें अपरिमेय के रूप में लिखते हैं अशांत को। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे रियल और रेशनल और इरेशनल के बारे में, यहां से अपना असली चैप्टर शुरू होता है। रेशनल ऐसी संख्या है जिनको p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, और मैंने उदाहरण दिया आपको जिनको p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √2 √3 ऐसे और भी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये रेशनल हो जाएगी।
आगे गणित की आधारभूत परिमेय, गणित की आधारभूत परिमेय याद होनी चाहिए, कोई बचाने वाला ही नहीं है। इतना पीटूंगा हालत खराब कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो गणित की आधारभूत परिमेय है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा सकता है। ये मैंने उदाहरण दिया आपको, कोई दिक्कत? आगे देखो, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया जिनके दो गुणनखंड होते हैं या दो संख्याओं का भाग जाता है केवल खुद का और एक का, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याएं जिनमें दो से ज्यादा जिसके गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, सबसे छोटी 4, 9, 10, इनमें दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। और जैसे इनके उदाहरण, सबसे छोटी, अच्छा उदाहरण नहीं दिया इसके, ठीक है, ये तो भाज्य के हो गए। तो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे चलती जाएगी बेटा, ये इनके उदाहरण हो गए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्योंकि 7 में या तो 7 का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, 11 में या तो 11 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। ये अभाज्य संख्या हो गई। तो तरीके से नोट्स बनाने हैं, नोटबुक बनानी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। टांगे तोड़ दूंगा, हालत खराब कर दूंगा, पढ़ना ही पड़ेगा। माँ बाप को रिजल्ट देना है, पैसे लगा रहे माँ बाप, या कोई सरकारी स्कूल में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट तो देना पड़ेगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और मेरे से पढ़ रहे हो ना तो मैथमेटिक्स की चिंता छोड़ दो, 100 में से 100 लेके आओगे बेटा, 100% मार्क्स आएंगे, गारंटी है अपनी। अगर ये बोर्ड भी जो छपवा रहा हूं ना आपको, बोर्ड में छपवाए हुए से बाहर आ जाए तो आके बोल देना मेरे को, कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ उड़ा के आओगे, केवल मैं कहता हूं ना वैसे वैसे करना है। तो आज के लिए हमारे वार्तालाप को यहीं पे विराम देंगे। इससे आगे की वार्तालाप आगे वाले वीडियो में करेंगे और उसमें उदाहरण के सहित 1.1 को खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।